हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट वेक्टर। वेक्टर में लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था अबाउट टू स्केलर प्रोडक्ट। किसके अबाउट हमने सीखा था? स्केलर प्रोडक्ट के अबाउट। अब ध्यान देना, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरीके से दे रखा है तो दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है यहाँ पे थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे थीटा। तो हमेशा याद रखना इसका डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट बोलते हो, स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट बोलते हो। तो याद हो इसका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आया था? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। वेयर ए और बी अगर देखा जाए तो ये आपको मालूम ही है, बात समझ आ रहा है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो ये कोसाइन ऑफ एंगल हो जाता है, राइट ना। और इसका एग्जाम्पल भी समझाया था आपको। इसका एग्जाम्पल क्या दिया था? तो याद हो वर्कडन, वर्कडन का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो आएगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, वो रिजल्ट क्या देता है यहाँ पे? वर्कडन। समझ में आ रहा है ना। वर्कडन अगर देखा जाए तो फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट का अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो वो किसके इक्वल होगा यहाँ पे? वर्कडन के। लेकिन याद रखना स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का मतलब हमेशा याद रखना कि रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी ही देता है। मतलब ये जो रिजल्ट आ रहा है इनका डॉट प्रोडक्ट, ये वर्कडन आ रहा है तो वर्कडन कभी वेक्टर नहीं रहेगा, स्केलर ही रहेगा। इसीलिए तो इसको स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हो, इसीलिए तो इसको क्या बोल रहे हो यहाँ पे? स्केलर प्रोडक्ट। और क्योंकि डॉट लगा है तो दैट्स व्हाई इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। इसके बाद आपको आज के लेक्चर पे सीखना है अपन को प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चे? तो ध्यान देना, फर्स्ट है इट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, इट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये समझना क्या होता है? अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा है तो इसको हमेशा याद रखना बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या होता है? ए के प्लेस पे बी, बी के प्लेस पे ए ले आओगे तब भी रिजल्ट वही आएगा, तब भी रिजल्ट उतना ही आता है। बात समझ आ रहा है ना। ये होते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको समझाने के लिए मैं बोलूँ यहाँ पे, तो अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये बी की जगह पे ये मान लो फोर्स है बच्चे, ये क्या होता है यहाँ पे? फोर्स। और ये क्या होता है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। इसका वैल्यू 2 मीटर दे रखा है और फोर्स का वैल्यू 2 न्यूटन दे रखा है और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। अब वर्कडन का वैल्यू निकालना है, वर्कडन का वैल्यू निकालना है। तो रूल क्या है? बोलता है ए क्रॉस ए डॉट बी, ए की जगह पे एफ और यहाँ पे देखा जाए बी के प्लेस पे क्या है? डी। बी के प्लेस पे बच्चे क्या है यहाँ पे? डी। तो वर्कडन का वैल्यू अगर देखा जाए तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यही तो आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, राइट ना। अब इसी चीज को क्या है यहाँ पे? 2 इंटू 2 कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60। कॉस 60 ऑल्सो कितना हो जाएगा? कॉस 60 यहाँ पे देखा जाए तो ये 1/2। इसको कैंसिल करके कितना रिजल्ट आएगा यहाँ पे? 2। देखो ये फॉर्म की जब हमने ए डॉट यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिया। अगर मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का रिजल्ट चेक करूं, सेम आए, अगर रिजल्ट सेम आए तो समझ लेना यहाँ पे ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अब इसको समझाने के लिए यहाँ पे इधर देख लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझाता ना। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लो कि यहाँ पे एंगल वही है 60 डिग्री ही है, लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे लिख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे लिख रहे हो, राइट ना। और कितना दे रखा है यहाँ पे? 2 मीटर। और यहाँ पे फोर्स इधर लिख रहे हो और ये कितना दे रखा है यहाँ पे? 2 न्यूटन। एंगल वापस से 60 डिग्री है। तो अब देखो यहाँ पे ये किसके प्लेस पे लिखा? ए के प्लेस पे। पास में आ रहे ना। यार मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया ना, डी पहले लिखा और एफ बाद में लिखा, तो इस बार डी वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? डी एफ कॉस थीटा आएगा, डी एफ कॉस थीटा। डी के प्लेस पे 2, एफ के प्लेस पे 2, कॉस कितना हो जाएगा? 60। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 और ये कॉस 60 का क्या आएगा वैल्यू? तो बच्चे ध्यान देना यहाँ पे 1/2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे वर्कडन 2 जूल आ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी वेक्टर डॉट एफ वेक्टर और यहाँ पे एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है? 2 जूल आ रहा है, इसका भी वैल्यू 2 जूल आ रहा है। कहने का मतलब एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर या डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वैल्यू अगर सेम आएगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आप बोल सकते हो। और इसी को बोलते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ। इसी को बच्चे क्या बोलते हैं यहाँ पे? कम्यूटेटिव लॉ।
तो हमेशा याद रखें यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये समझते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बच्चे, तो ए वेक्टर बात समझ डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एक बार बी के साथ डॉट में आएगा, बात समझ आ रही है, और फिर क्या होता है ए ही सी के साथ डॉट में प्लस क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। कैसे हुआ, तो आपको जो इसका एग्जांपल आपको रियल लाइफ में समझाता हूँ यहाँ पे, ये अभी समझाना है। ये एग्जांपल ध्यान देना यहाँ पे, ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए एक बार बी से मल्टीप्लाई फिर एक बार ए सी से मल्टीप्लाई। वैसे जैसे अभी 2x प्लस वाई लिखा होता तो क्या एक बार 2x के साथ मल्टीप्लाई में आता है और फिर 2 क्या होता है यहाँ पे y के साथ आता है कि नहीं, आता है ना। तो याद रखना यहाँ पे इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है यहाँ पे a एक बार यहाँ पे b के साथ मल्टीपल में आएगा, a दोबारा क्या होता है यहाँ पे c के साथ मल्टीपल में आएगा। तो इन टोटल अगर देखा जाए a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे c वेक्टर। तो इससे पता चलता है यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो ये क्या होता है यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं अपन, बात समझ आ रही है ना, स्केलर प्रोडक्ट। तो ये लिखा है मैंने प्रॉब्लम, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। इफ F इज इक्वल टू 6 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, ये F का मतलब फोर्स है, F का मतलब क्या रहेगा बच्चे फोर्स, फोर्स कितना दे रखा है 6 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है यहाँ पे 4 न्यूटन 4 मीटर। इन गिवन फिगर, इस फिगर में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब ये समझना है यहाँ पे कि देखो फोर्स का डायरेक्शन तो इधर दे रखा है और ये ब्लॉक इधर को फोर्स लगा रहे हो और ये ब्लॉक क्या होता है यहाँ से चल के यहाँ तक आता है और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे 4 मीटर। तो आप बताओ आपने वर्क कितना किया, अगर यहाँ पे थीटा दे रखा होता 60 डिग्री, अगर थीटा कितना दे रखा होता है बच्चे 60 डिग्री, तो अपन क्या करते हैं वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए वेक्टर डॉट क्या कर देते हैं यहाँ पे डी वेक्टर। तो ये क्या लिखा जाता है एफ डी कॉस थीटा, यही तो लिखते हैं ना, एफ डी क्या होता है यहाँ पे कॉस थीटा, एफ डी क्या हो जाता है बच्चे कॉस थीटा। तो यहाँ पे एफ के प्लेस पे अगर देखा जाए तो कितना दे रखा है यहाँ पे 6 न्यूटन, डी के प्लेस पे कितना दे रखा है 4, कॉस कितना हो जाएगा तो कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे 6 into 4 into हाफ कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या होता है यहाँ पे जूल, बात समझ आ रहा है ना, इसलिए ये रिजल्ट वर्क डन का क्या आएगा 12 जूल। बस ये ध्यान देना हमने फोर्स इधर को लगाया था और डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है 60। अब ये बताओ ये डस्टेड है, ठीक है, इसको ऐसे फोर्स लगाओगे तब भी चलेगा और ऐसे फोर्स लगाओगे तब भी चलेगा। देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो ये मान लो 60 एंगल पे, इधर फोर्स लगा रहे हो तब भी आगे चल रहे हैं और ऐसे फोर्स लगा रहे हो तब भी चल रहे हैं, मतलब सीधे स्ट्रेट पे, बात समझ आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर कुछ भी एंगल आएगा तब भी वर्क डन आप फाइंड कर सकते हो। इसको जल्दी से नोट करना, फिर क्या होता है सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट पे, नोट करना ऐसे ध्यान देने बच्चे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आगे, ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू स्केलर प्रोडक्ट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू स्केलर प्रोडक्ट। ये समझना क्या होता है यहाँ पे, स्केलर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव व्हेन, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है पॉजिटिव रहेगा व्हेन थीटा इज क्या हो जाए यहाँ पे लेस देन 0। बात समझे, थीटा अगर लेस देन 90 रहेगा, अगर थीटा का वैल्यू 90 से कम रहेगा तो याद रखना यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मान लो एक रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे आर वेक्टर, आर आ रहा है, तो याद रखना ये ए बी कॉस थीटा आप लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो बच्चे यहाँ पे ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। याद रखना थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पे 90 से कम है, 90 से क्या होगा यहाँ पे कम, तो डेफिनेटली याद रखना ये वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे आर का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा पॉजिटिव। समझ में आ रहे ना। अब कैसे, तो आप सोचो कि cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, cos 60 का वैल्यू कितना होता है √3/1/2, बात सुनिए cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 30 का भाई √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2 और cos 0 का वैल्यू 1, बट cos 90 0 हो जा रहा है तो हम अपन 0 को पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं रख रहे हैं, बात समझ आ रही है ना।
तो याद रखना यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90। सारे वैल्यूज देख लिए, कॉस थीटा का चेक किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएंगे, ए भी ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव रहेगा, तो डेफिनेटली ये रिजल्ट क्या देगा यहाँ पे, पॉजिटिव। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, सेकेंड क्या होता है यहाँ पे, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा याद रखना इज नेगेटिव, बात समझ आ रही है ना। when theta is less than or equal to 180, theta is less than or equal to 180 but more than 90, थीटा का वैल्यू 90 से अगर ज्यादा रहा और 180 के या तो इक्वल या तो कम, तो याद रखना यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, आर का वैल्यू जो आएगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, नेगेटिव। वो क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, तो अभी आपको बोल दो cos 120 का वैल्यू बताओ, तो वो नेगेटिव आता है ना। cos 120 कितना हो जाएगा, -1/2। कैसे, cos 90 + 30 और साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे, -sin 30 और sin 30 का 1/2। ऐसे cos 180 का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो cos 180 का क्या बोलोगे, cos 90 + 90, तो -sin 90 और sin 90 का कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -1। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब अगर थीटा का वैल्यू 180 से या तो कम हो या तो इक्वल हो, तब तो, और 90 से ज्यादा होना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए। 90 के इक्वल है तो 0 आएगा, 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव बोलते हो, समझ में आ रहा है ना। तो 90 से ग्रेटर बट 180 से लेस और इक्वल, और यहाँ पे पॉजिटिव के लिए 90 से लेस होना चाहिए था, समझ में आ रहा है ना। अब थर्ड पॉइंट आ जाते हैं कि मैक्सिमम कब हो सकता है स्केलर प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे बच्चे, कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, बस ये स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो मैक्सिमम कब हो सकता है, बस ये इज मैक्सिमम। तो याद रखना यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होता है जब थीटा का वैल्यू 90 हो। थीटा का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 90। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 होने पे क्या मैक्सिमम हो सकते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गलत। आपको जब थीटा का वैल्यू अगर 0 रहेगा तब मैक्सिमम होता है। कैसे, अभी आप खुद सोचो यहाँ पे कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन, या ऐसे समझो यहाँ पे, मैं सीधे बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो यहाँ पे, ए बी कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख दो, 0। अगर कॉस, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 लिखोगे तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 से ज्यादा ग्रेटर कॉस का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 1 × AB, तो AB आएगा कि नहीं। तो याद रखना ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये क्या होता है यहाँ पे R के बराबर है, और R याद रखना यहाँ पे मैक्स आएगा, लेकिन कब, जब थीटा का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 0। और R का वैल्यू 0 कब आएगा, मतलब ये स्केलर का रिजल्ट जो होता है, स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट, R का मतलब स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट, या AB का जो डॉट वेक्टर आ रहा है उसका रिजल्ट। जैसे अगर ये फोर्स होता, डिस्प्लेसमेंट होता तो वर्क डन आता, R क्या होता, वर्क डन होता। तो इस तरीके से फोर्थ पॉइंट, ये 0 क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट इज 0। याद रखना 0 कब होगा, when थीटा इज इक्वल टू 90, when थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। अब 90 रख के चेक कर लो यहाँ पे, R इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, ए बी कॉस क्या हो जाएगा 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करोगे, 0 को किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आता है बच्चे 0। क्या आता है 0, तो इसलिए R का वैल्यू क्या रहेगा 0। अब जो चीज मैंने यहाँ पे समझाया आपको, उसे मैं बेस्ड एक प्रॉब्लम लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि फिजिक्स कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहे तो आप साथ साथ में प्रॉब्लम कर लेते हो तो और अच्छे से समझ में आ जाता है फिजिक्स। हमेशा याद रखना फिजिक्स पढ़ने का टेक्निक ही यही होता है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो साथ साथ क्या होता है उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करते चलो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू दैट पॉइंट। वो क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, कैन स्केलर प्रोडक्ट इवन बी पॉजिटिव, समझना, नेगेटिव, कैन स्केलर प्रोडक्ट कैन स्केलर प्रोडक्ट इवन बी नेगेटिव, और सही आ रहा है ना, इवन बी प्रोडक्ट बी इवन नेगेटिव।
बी इवर नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है, स्केलर प्रोडक्ट कभी नेगेटिव हो सकता है? तो आंसर यस। इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे एक्स। हमेशा याद रखना एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैन स्केलर प्रोडक्ट इवर बी नेगेटिव? कभी स्केलर प्रोडक्ट क्या नेगेटिव हो सकता है? तो आंसर यस। कब? तो यहाँ पे थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 180 को बट ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे 90। बट ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे 90। एक ऐसा रेंज होता है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। स्केलर प्रोडक्ट बच्चे क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव। नोट करना है।